अशोक अपने बच्चों के साथ रहा करता था। अशोक की 18 साल की काजल नाम की और 15 साल का चंदन नाम का बेटा था। अशोक की पत्नी गुजर चुकी थी। अब अशोक अपनी पत्नी के गुजर जाने पर अपने दोनों बच्चों को पाल रहा था। बेटा तो अच्छे स्कूल में पढ़ रहा था, लेकिन काजल सरकारी स्कूल में जाया करती थी और अशोक एक फैक्ट्री में काम किया करता था। अशोक की तनख्वाह भी कुछ ज्यादा नहीं थी। एक रोज देर रात अशोक थका हारा घर आता है तब। बेटा एक गिलास पानी तो पिला दे, आज बहुत थक गया हूँ। अभी लेकर आती हूँ पापा। पापा पापा आपको पता है कल मेरे स्कूल में ना आज जादूगर आने वाले हैं, तो ना मुझे 200 रुपए चाहिए और मैडम ने कहा है सभी को पैसे लेकर आने हैं। चुप कर तू, जाकर पढ़ाई कर। जब देखो इसके लिए पैसे चाहिए, उसके लिए पैसे चाहिए। अभी अभी तो पापा आए हैं ना। बेटा जाने दे, बच्चा है। वैसे भी खाने में क्या बनाया है, मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ। मेरे लिए खाना लगा दे जल्दी से। अब काजल अपने पिता के लिए खाना लगाती है और अशोक अपने बच्चों के साथ बैठकर खाना पीना खाता है और सो जाता है। और अगली सुबह जैसे ही चंदन तैयार होकर स्कूल जाने लगता है तो वह अपने पिता के पास आकर बोलता है। पापा आपको तो बताया था ना कि जादू देखने के लिए 200 रुपए चाहिए। लो मुझे मेरे 200 रुपए दे दो, मुझे देर हो रही है, स्कूल जाना है। बेटा हमारे पास आज पैसा तो नहीं है, क्योंकि कल मालिक ने पैसे ही नहीं दिए। कह रहा था काम मंदा चल रहा है, अभी पगार आने में थोड़ा वक्त लगेगा। अब आप मेरे को पैसा नहीं दोगे ना तो सारे बच्चे मुझे चिढ़ाएंगे और बोलेंगे इसके पापा इसको पैसा भी नहीं देते। आपसे अच्छी ना माँ थी, कम से कम मुझे पैसे के लिए मना तो नहीं करती थी। कितनी बार बोला है, जितना छोटा है उतना ही कम बोला कर। और अब ये पकड़ पैसे और निकल यहाँ से। बेटा ये पैसे तू कहाँ से ले आई? और सच में चंदन धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, लेकिन उसकी ये आदत अच्छी नहीं है। पापा ये पैसे माँ ने ही मुझे दिए थे। मैंने इसे बहुत संभाल कर रखा था। भले ही माँ हमारे साथ ना हो, लेकिन उनका आशीर्वाद तो हमारे साथ है ना। सब अच्छा होगा। मैं भी स्कूल चलती हूँ, आप समय से काम पर निकल जाना। इतना कहने के बाद काजल भी स्कूल चली जाती है। हर दिन की तरह देर शाम अशोक घर लौटता है और अशोक के लिए काजल गर्मा गर्म मेथी के पराठे बनाकर रखती है, जिसकी खुशबू से अशोक जल्दी से हाथ मुंह धोकर बैठ जाता है। अरे मेथी के पराठे की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि मुझसे तो बर्दाश्त ही नहीं हुआ। जल्दी से परोस दे पराठे मुझे। दीदी आप भी ना बिल्कुल माँ की तरह मेथी के पराठे बनाती हो, वाकई मजा आ जाता है खाकर। ऐसे ही समय गुजरता जाता है और एक रोज अशोक दोपहर के समय घर लौट कर आता है, पर काजल बर्तन धो रही होती है और अपने पापा को इतनी जल्दी घर आता देख काजल बोलती है। पापा आपकी तबीयत ठीक तो है? क्या हुआ आपको? आपको तो तेज बुखार है। बैठिए, मैं अभी दवा लेकर आती हूँ आपके लिए। बेटा अब मुझसे काम नहीं होता, मेरी उम्र भी हो गई है और बीमारी से मेरा शरीर भी काम करना बंद कर चुका है। कोई बात नहीं पापा, मेरे होते हुए आपको मैं कुछ नहीं होने दूंगी। आप आराम करो, बाकी का बाद में सोचते हैं। अशोक की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है और उसे अस्पताल ले जाया जाता है और पता चलता है कि अशोक की किडनी खराब हो गई है और उसी वजह से उसे बहुत ज्यादा कमजोरी हो गई है, जिस वजह से उससे कोई भी काम नहीं हो पा रहा था। काजल ये सुनकर भावुक हो जाती है, क्योंकि उसने अपनी माँ को तो खो ही दिया था और अब वह अपने पिता को नहीं खोना चाहती थी। अब अशोक कई दिनों तक घर पर ही रहता है। हर दिन काम करके खाने वाला परिवार कई दिन तक भूखा रहता है, जिस वजह से काजल अगले ही दिन काम ढूंढने निकल पड़ती है। अंकल, मुझे आपकी चाय की दुकान पर कोई भी काम मिलेगा क्या? चाहे वो बर्तन धोने वाला हो या चाय बनाने वाला, मैं सब कर लूंगी। अब तेरी तो उम्र ही बहुत कम है, छोटी है तू तो। अरे तेरे को काम दिया ना तो दिक्कत हो जाएगी। और नहीं नहीं, और रहने दे, और कहीं और देख ले काम, मैं नहीं दूंगा काम। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे कोई भी काम दे दो। मेरे घर में खाने का राशन नहीं है, मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है और मेरा छोटा भाई कल रात से ही भूखा है।
तू जाती है कि धक्के मार के निकालूं? और तेरे जैसे ना और रोज आते कहानी सुनाने और सुना के भी जाते हैं। अगर सबको नौकरी दूंगा ना तो मैं तो खुद लुट जाऊंगा। चल निकल यहाँ से। काजल कई जगह जाकर काम की तलाश करती है, लेकिन लड़की होने और कम उम्र के कारण काजल को कोई काम नहीं देता। अब वह निराश और हताश घर पर आती है और अपनी माँ के कंगन गिरवी रखकर कुछ पैसे ले आती है, जिसके बाद अगले दिन काजल उन पैसों से मेथी के पराठे का ठेला लगाने लगती है। दीदी, मैं आपके इस काम में आपके साथ हूँ, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। तू मेरे साथ इस दुकान पर कोई काम नहीं करेगा। तुझे पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना है। कुछ भी बन, लेकिन कभी गरीब मत बनियो। हाँ दीदी, मैं पढ़ लिख कर ना बहुत बड़ा आदमी बनूंगा और पापा का ना अच्छे अस्पताल में इलाज करवाऊंगा, फिर वो ठीक हो जाएंगे और हम सब साथ साथ खुशी खुशी रहेंगे। और दीदी, अब ना जब मुझे ना समय मिलेगा ना, मैं आपकी दुकान पे आपकी मदद करने के लिए आ जाया करूंगा। अब काजल मेथी के पराठे की दुकान लगाने लगती है। ये दुकान एक अस्पताल के बाहर होती है। काजल के हाथों के मेथी के पराठे बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट थे और लोगों को मेथी के पराठे की दुकान देखकर भूख लग जाया करती थी, क्योंकि जैसे मेथी के पराठे काजल दिया करती थी वैसे पराठे कहीं नहीं मिला करते थे। अब धीरे धीरे ही सही, लेकिन काजल के मेथी पराठे की दुकान के ग्राहक बढ़ने लगते हैं। अब रोज काजल देर शाम तक अपनी दुकान से घर आती तो ऐसे ही एक दिन अशोक अपनी बेटी से बोलता है। मैं तुझे देख रहा हूँ, तू अपने इस लाचार बाप के लिए बहुत मेहनत कर रही है। यहाँ तक कि तूने पराठे की दुकान तक लगाई है। भगवान किसी बाप को इतना लाचार ना बनाए कि वो अपने छोटे बच्चों को अपने ही आंखों के सामने काम करता हुआ देखे। पापा, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। और आपको बता दूं, आपको महीने भर काम करने के बाद 7,000 तनख्वाह मिलती है और मैं दिन के 5,000 रुपए लाई हूँ। अब तो मानना पड़ेगा, आपकी बेटी ज्यादा कमाने लगी है। दीदी, इसमें तो मेरा भी हिस्सा हुआ ना, क्योंकि आपके पराठे सेकने में मैंने आपकी मदद की थी। चल ठीक है, 500 तुझे दे दूंगी और बाकी के पैसे पापा के इलाज में जाएंगे। भगवान ने एक रास्ता बंद जरूर किया था, लेकिन दूसरा रास्ता वो हमेशा खुला रखता है। आज मेरे बच्चे ही मेरा सहारा बने हुए हैं। काजल रोज अच्छी खासी कमाई कर लेती थी, लेकिन वो अपने इस मेथी पराठे की दुकान की वजह से अपनी पढ़ाई को छोड़ चुकी थी। देर रात जब वह घर लौटती है तो घर का सारा काम करने के बाद वह थोड़ी देर पढ़ने बैठा करती थी। एक रोज चंदन अपनी बहन को देर रात पढ़ता देखकर बोलता है। दीदी, आपको ना एक अच्छे मास्टर की जरूरत है और इतनी रात को आप पढ़ना चाहती हो ना, तो मैं आपको पढ़ा सकता हूँ। मुझसे अच्छा मास्टर आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब तू मुझे पढ़ाएगा? पहले खुद तो पढ़ना लिखना सीख ले। दीदी, आप तो जानती हो ना, मैं अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता हूँ और मुझे अंग्रेजी बोलनी भी आती है। मैं आपको भी सिखा दूंगा। काजल स्कूल तो नहीं जा पाती थी, लेकिन अपने छोटे भाई चंदन से ही देर रात पढ़ लिया करती थी। एक रोज पूजा की दुकान पर एक अमीर आदमी आता है और वह पूजा को फोन दिखाते हुए एक एड्रेस पूछने लगता है। जी सर, आपको कुछ पूछना था क्या? अरे तुम्हें क्या ही पता होगा, तुम तो पराठे बेचती हो, तुम पढ़ी लिखी थोड़ी होगी, तुम्हें नहीं पता होगा। तुम रहने दो, यहाँ कोई नजर भी नहीं आ रहा, मैं किससे पूछूं? एक बार आप मुझे एड्रेस दिखाइए, मैं आपको जरूर बता दूंगी। काजल उस इंग्लिश में लिखे हुए एड्रेस को सही सही उस आदमी को बता देती है। आदमी यह सब देखकर हैरान हो जाता है कि एक पराठे बेचने वाली छोटी सी लड़की को इंग्लिश भी आती है। तभी वह आदमी काजल से कहता है। लगता है तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें अच्छे संस्कार दिए हैं, जो दूसरों की मदद कर रही हो। भगवान ने तुम्हें गरीब बनाया है, लेकिन देखना आगे चलकर तुम्हें गरीबी से निजात दिलाएंगे। और ये मेरा नंबर है, कभी जरूरत पड़े तो कॉल करके ना मदद मांग लेना, मैं हमेशा तुम्हारी मदद के लिए खड़ा मिलूंगा। अब उस आदमी के जाने के बाद चंदन अपनी दीदी काजल से कहता है। दीदी, इसलिए कहता हूँ मैं, कभी कभी पढ़ाई में मन ना लगे ना तो टीचर को बदल देना चाहिए। जैसे कि आपने अपने ना टीचर को बदला और देखो उन्होंने आपकी कितनी तारीफ की। इस तरह मेथी के पराठे वाली छोटी सी काजल अपने घर के साथ साथ दुनिया के तौर तरीके भी सीख लेती है। दुनिया से उसने जो गरीबी की मार खाई थी, उस मार ने उसे सिखा दिया था कि जो चीजें अच्छी किताबें नहीं सिखा सकती, वो जीवन में अनुभव सिखा देता है।
शताक्षी रसोई में जाकर सबसे छुपकर भंडारे की पूरियां खा रही होती है और धीरे धीरे सारी पूरियां खत्म कर देती है और फिर अपने कमरे में जाकर सो जाती है। कुछ देर बाद जब रसोई में शताक्षी की सास मालती जाती है और उसे रसोई में एक भी पूरी नहीं मिलती तो वो अपनी बहू के कमरे में जाती है। अरे ओ काशी बहू, उठ। माँ जी, आपको कितनी बार समझा चुकी हूँ मैं कि मेरा नाम काशी नहीं शताक्षी है। मेरी शादी को अब 1 साल होने वाला है और अब तक आप मेरा नाम अच्छे से बोल नहीं पाती हो। अब तेरे माँ बाप ने तेरा नाम ही ऐसा रखा है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। एक तो इतना कठिन नाम रखा है। आपको तो समझाना ही बेकार है, आपको वही बोलना होगा जो आपका मन करता है। अच्छा, अब आप ये बताओ कि आप यहाँ क्यों आई हो? कोई काम था क्या मुझसे आपको? वो यहीं पास में भंडारा हो रहा था दिन में, तो मैं वहाँ से सब्जी पूरी लेकर आ गई काफी सारी। सब्जी तो फ्रिज में रखी हुई है लेकिन पूरियां एक भी दिखाई नहीं दे रही। तूने खाई है क्या? माँ जी, आपको तो पता ही है कि मैं ये सब नहीं खाती हूँ। ऑयली चीजें खाने से मेरे चेहरे पर दाने हो जाते हैं और मैं अपने फेस को लेकर कोई भी खतरा नहीं ले सकती हूँ, इसीलिए मैं ये सब नहीं खाती हूँ। तूने नहीं खाई, मैंने नहीं खाई, तो रसोई की पूरियां जा कहाँ सकती है? अब ऐसा तो है नहीं कि चूहा खा गया। अगर वो खाएगा भी तो 1 या 2 खाएगा ना, सारी तो वो भी नहीं खा सकता। कोई बात नहीं माँ जी, पूरियां ही तो है। एक काम करती हूँ, मैं ही घर पर पूरियां बना देती हूँ। और वैसे भी आप तो कह ही रही थी कि सब्जी बची है तो आप खा लेना आराम से। अब घर से पूरियां चोरी हो गई है तो कर भी क्या सकती हो। सोचा था आराम से बैठकर भंडारे की सब्जी पूरी खाऊंगी, पता नहीं कौन मुआ आ गया और मेरी पूरियां चुरा कर ले गया। क्या माँ जी, आप भी ना बस थोड़ी सी पूरी के लिए किसी को क्या कोसना। क्या पता उसे आपसे ज्यादा भूख लगी हो और वो पूरी उसके नसीब में ही हो, तभी वो आपको नहीं मिली ना। नसीब में तो उसके ही थी, इसलिए मुझे नहीं मिली। मेरा तो बहुत मन था भंडारे वाली सब्जी और पूरी खाने का। तुझे नहीं पता बहू, भंडारे की पूरी में अलग ही स्वाद आता है। बाकी और किसी पूरी में ऐसा स्वाद मिलता ही कहाँ है। तभी तो लोग भंडारे की पूरी सब्जी के लिए इतना पागल रहते हैं। अच्छा, अब ये साफ साफ बताओ कि मुझे पूरियां बनानी है या नहीं। चल अब बना ही दे पूरियां। शताक्षी ने भंडारे वाली सारी पूरियां चुराई थी। ये बात मालती को नहीं पता चलती है और इस तरह से शताक्षी कई बार भंडारे वाली पूरियां चुराया करती थी। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहता है। कुछ दिनों बाद शताक्षी पार्लर से मेकअप करवा कर घर जा रही होती है। तभी शताक्षी को रास्ते में एक जगह भंडारा होता दिखता है। अरे वाह, भंडारा! लेकिन मैंने तो अभी ब्लीच फेशियल करवाया है। अगर धूप में भंडारे की लाइन में लगी तो मेरे इस ब्लीच फेशियल का कोई फायदा नहीं होगा। अब मैं क्या करूं? वैसे शताक्षी, तू इतना सोच क्यों रही है? भंडारे की पूरियां खाने के लिए तुझे तो अच्छे से पता है ना कि भंडारे की पूरियां कैसे खानी है। शताक्षी इतना बोलती है और भंडारे की लाइन की साइड में खड़ी हो जाती है। तभी एक आदमी अपने हाथ में पूरियों से भरी पन्नी लिए खड़ा था। शताक्षी उस आदमी के पास जाती है। क्या हुआ भाई साहब, आप यहाँ गर्मी में क्यों खड़े हो? अब क्या करूं बहन जी, इतनी भीड़ हो रही है भंडारे में। मैंने जैसे तैसे करके पूरियां तो ले ली, लेकिन अब सब्जी कैसे लूं ये समझ में नहीं आ रहा है। पूरियां लेकर गया तो कहीं भीड़ में पन्नी ना फट जाए। तो इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? मैं यहाँ साइड में खड़ी हूँ तो आप मुझे पकड़ा दो ये पूरियां वाली पन्नी। जब तक आप सब्जी लेकर नहीं आते मैं इसे देखती रहूंगी। सच में बहन जी, आप मेरी ये पन्नी पकड़ेंगी? अरे इसमें पूछने वाली क्या बात है? मैं यहाँ थोड़ी देर काम से तो वैसे भी रुकी हूँ। तब तक अगर मैं आपकी ये पूरी वाली पन्नी पकड़ लेती हूँ तो मैं घिस थोड़ी जाऊंगी। अच्छा ठीक है, आप ले लीजिए पन्नी और थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी झट से जाकर सब्जी लेकर आता हूँ। शुक्रिया बहन जी आपका। वो आदमी इतना कहकर सब्जी लेने के लिए जाता है
और पीछे से शताक्षी सारी पूरियां लेकर गायब हो जाती है। शताक्षी की ये पूरी चोरी करने वाली बुरी आदत से काफी लोग भी परेशान हो जाते थे, क्योंकि उन लोगों के साथ शताक्षी ये कई बार कर चुकी थी, लेकिन अब तक एक बार भी पकड़ी नहीं गई थी। ऐसे ही कुछ दिनों बाद शताक्षी अपनी पड़ोसन विमला के घर जाती है। विमला के हाथ में पूरियां होती हैं। अरे विमला आंटी, ये आपके हाथ में पूरियां कहाँ से? कहीं आप भी तो भंडारे से नहीं ला रही हो? अरे मैं कहीं नहीं गई बहू, वो तो तेरे अंकल की जान पहचान के घर में भंडारा हुआ था, तो बस उन्होंने ही ये सब्जी पूरी दे दी मुझे। अच्छा बहू तू यहीं बैठ, मैं अभी आती हूँ। इतना बोलकर विमला घर के अंदर आती है कि तुरंत शताक्षी वहां रखी पूरियां उठा लेती है और छुपाते हुए अपने घर जाने लगती है। तभी विमला आती है। अरे बहू कहाँ जा रही है? अभी आई थी तो कम से कम थोड़ी देर बैठती तो यहाँ। अरे इतनी क्या थी जल्दी जाने की? ये तेरी सास तुझ पर नजर रखे हुए है कि बहू यहाँ वहाँ हुई तो लाठी लेकर ढूंढने लग जाएगी। नहीं आंटी जी, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो आप मुझे थोड़ी बिजी लगी, बस इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपसे बातें करके आपको और ज्यादा परेशान न करूं, तो बस मैं जा रही थी। क्या बहू तू भी ना अच्छा मजाक कर लेती है। मैं क्यों भला तुझसे परेशान होने लगी? अरे मुझे तो अच्छा लगता है तेरे साथ समय बिताकर। आना मेरे साथ थोड़ा बतिया ले। नहीं आंटी जी, अभी घर पर थोड़ा बहुत काम है, तो मैं क्या कह रही थी कि आपके घर फिर और कभी आ जाऊंगी। और वैसे भी मैं कौन सा दूर रहती हूँ, यहीं पास में तो रहती हूँ, आती जाती रहूंगी। हाँ ये भी सही कह रही है बहू तू। चल कोई बात नहीं। अच्छा बहू, अभी मैंने यहाँ पर भंडारे वाली पूरियां रखी थी ना, कहाँ चली गई? तूने देखा था क्या? मेरे सामने ही तो रखी थी। हाँ आंटी जी, मैंने देखा तो था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि कहाँ गई। मैंने ध्यान ही नहीं दिया था। बहू तेरे सामने ही तो मैंने पूरियां यहाँ रखी थी ना, और अचानक से यहाँ से गायब कैसे हो सकती है? अच्छा ये बता, तूने किसी को यहाँ आते जाते देखा था क्या? नहीं आंटी जी, मैंने किसी को भी यहाँ से जाते हुए नहीं देखा, और सच कहूँ तो मैंने इतना ध्यान रखा ही नहीं। अच्छा अब मैं चलती हूँ, मुझे घर पर वैसे भी बहुत काम है। अच्छा जब तुझे घर पर काम है तो कोई नहीं, जा। वैसे भी वो पूरियां 2-4 दिन पुरानी हो गई थी, तो गाय को ही डालने जा रही थी। जिसने भी ली होगी थोड़ी देर में वो खुद ही गाय को डाल देगा। विमला की बात सुनकर शताक्षी का मुंह इतना सा बन जाता है और वो जल्दी से विमला के घर से निकलकर वो सारी पूरियां गाय को डाल देती है। दिन निकल रहे थे, लेकिन शताक्षी की आदतों में कोई भी सुधार नहीं आ रहा था। कुछ दिनों बाद मालती अपनी बहू के पास जाती है। बहू तुझे पता है ना, कल हमारे घर में भंडारा है। हाँ माँ जी, मुझे अच्छे से पता है कि कल हम भंडारा रखवा रहे हैं। पता है तो ध्यान भी रखियो, कहीं कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है माँ जी। अच्छा बहू ये भी ध्यान रखियो, आजकल मोहल्ले में बहुत चोर घूम रहे हैं, और पता भी है कि चोरी क्या करते हैं। अरे पूरियां चोरी करते हैं वो भंडारे की। तो बहू तुझे इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि चोर हमारे भंडारे में ना आए। ठीक है माँ जी, मैं इस बात का भी ध्यान रखूंगी। मालती अपनी बहू को पूरी चोरी करने के बारे में बताती तो है, लेकिन मालती को ये नहीं पता था कि उसकी बहू ही पूरी चोरी करती है। थोड़ी देर बाद जब सब्जी पूरी बनती है तो शताक्षी उनमें से सारी पूरियां चुरा लेती है। कुछ देर बाद जब भंडारा लेने के लिए लोग आने लगते हैं तो मालती देखती है कि भंडारे में बस सब्जी ही सब्जी बची है। लोग जमा होने लगते हैं, लेकिन उन्हें जब भंडारा नहीं मिलता तो वो भी गुस्सा करने लग जाते हैं। अरे जब भंडारा करने की हैसियत ही नहीं थी तो भंडारा करवाया ही क्यों? अपने घर के बाहर भीड़ जमा करने के लिए। माफ कर दीजिए, मैंने भंडारा करवाया था, लेकिन पता नहीं कैसे सारी पूरियां चोरी हो गई। अगर आप लोग बस सब्जी और हलवा ले सकते हैं तो ले लीजिए। अपनी सास को ऐसे लोगों के आगे हाथ जोड़ते हुए जब शताक्षी देखती है तो उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है।
और वह तुरंत चुराई हुई पूरियां ला देती है, जिसके बाद सारा सच बताकर अपनी गलती की माफी भी मांगती है। प्रतापगढ़ गांव में सुरेश नाम का एक किसान अपने परिवार के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रहा था। सुरेश के परिवार में बीवी उर्मिला, बेटी रेशमा थी। ऐसे ही एक दिन सुरेश अपनी बीवी उर्मिला से कहता है, उर्मिला, आज पिताजी को गुजरे कितने साल हो गए हैं, तुम्हें कुछ मालूम है? लेकिन आज तक मैंने पिताजी का श्राद्ध अच्छे से नहीं किया है, इसलिए सोच रहा हूँ कि इस बार श्राद्ध में अच्छे से शुरू करूँ। अरे लेकिन अभी पिताजी के श्राद्ध को बहुत वक्त बाकी है। इतनी जल्दी सोचने की जरूरत ही क्या है? हमारे पास बहुत समय है। वैसे भी घर पर राशन की कमी चल रही है। अरे पहले घर में राशन तो भरवा लो और फिर पिताजी के श्राद्ध के बारे में सोचते रहना आराम से। राशन की चिंता तुम मत करो, वो तो समय से भर दिया जाएगा। वैसे भी मुझे अपने पिता के श्राद्ध की चिंता है। जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा ही इस बार की श्राद्ध हो जाए तो मेरे दिल को तसल्ली मिल जाएगी। आखिरकार आप करना क्या चाहते हो पिताजी के श्राद्ध में? अब इसमें कौन सी नई नौटंकी करनी है आपको? नौटंकी नहीं है, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने पिता के श्राद्ध में पकवान का अनुष्ठान करूँ, जो कि मेरा सपना है। पता नहीं कब मेरा सपना पूरा होगा। क्या पिताजी के श्राद्ध का पकवान बनाना है आपको? सभी लोग शादी में, जन्मदिन पर, अच्छे अनुष्ठान में पकवान बनवाते हैं और आप हैं कि श्राद्ध में पकवान बनवा रहे हैं। अरे हद करते हैं आप भी। सोच कर करो ना जो भी करना है, क्योंकि हमारी एक बेटी भी है जिसकी शादी करनी बाकी है अभी। हाँ भाग्यवान, मुझे पता है कि हमारी एक बेटी भी है जिसकी शादी होनी अभी बाकी है। मैं अपनी पूरी संपत्ति अपने पिता के श्राद्ध पकवान बनाने में नहीं निकालूंगा, तुम चिंता मत करो। पति पत्नी दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ उनकी पड़ोसन मधुमती और उसकी बेटी रेशमा आ जाती है और मधुमती उससे कहती है, क्या बात है मियाँ बीबी, किस बात को लेकर इतनी ज्यादा गंभीर सोच में डूबे हुए हो? मुझे भी बताओ, तुम दोनों की चिंता का विषय। यदि मैं आप दोनों की कुछ मदद कर सकूं तो मुझे अत्यंत खुशी मिलेगी। सबसे पहले तो तुम अपनी भाषा ठीक करो। अपनी भाषा ठीक करोगी ना तो सबसे पहली रहम यही होगी हम लोगों पर। पता नहीं कौन कौन सी फिल्म देख कर आई है और हम पर इस तरह के जुल्म करे जा रही है। अरे मैं तो बाहुबली देख रही थी, उसी फिल्म में से मैंने सीखा है ये सारी बातें। कैसी रही, अच्छी थी या नहीं, बता दो। एक नंबर था मधुमती चाची, एक नंबर। लेकिन आप मुझे ये बताइए, जिस वजह से आपने मुझे अपने साथ यहाँ मेरे घर पर लेकर आई हो, उसकी वजह तो बता दो कि लेकर क्यों आई हो। अरे हाँ, बोलती हूँ उर्मिला बहन, मैं रेशमा को अपने साथ कुछ दिनों के लिए अपने गांव ले जाना चाहती हूँ, अगर आपकी और भाई साहब की इजाजत हो तो। अभी इस वक्त 2 महीने बाद इसके दादाजी का श्राद्ध है, ऐसे कैसे जाने दूं इसे? वैसे भी इस मामले में मैं कुछ कह तो सकती नहीं हूँ। अगर आपको भी कुछ पूछना है या कुछ करना है तो रेशमा के पिता से ही कहिए। क्यों? अगर भाई साहब को कुछ कहूँगी नहीं, पूछूंगी नहीं तो वो क्या रेशमा को मेरे साथ कहीं जाने नहीं देंगे? अरे अरे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि तुम मुझसे पहले उनसे इजाजत ले लो, ताकि उनको बुरा ना लगे और ना ही उनको गुस्सा आए। इतना तो तुम मेरे लिए कर ही सकती हो ना? हाँ, तो फिर ऐसा करती हूँ, सब काम खत्म होने के बाद ही मैं आराम से रेशमा को लेकर अपने गांव चली जाऊंगी। तब तो तुमको और तुम्हारे पति परमेश्वर को कोई तकलीफ नहीं होगी ना। मधुमती पड़ोसन होने के साथ उर्मिला की बहुत अच्छी दोस्त भी थी और रेशमा को अपनी बेटी के जैसे ही प्यार किया करती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और एक रोज उर्मिला की माँ कामिनी अचानक उर्मिला के घर आती है और आवाज लगाते हुए घर वालों को पुकारती है, अरे घर पर कोई है या नहीं? कब से अपना गला फाड़ कर बुला रही हूँ,
कोई सुनने वाला है ही नहीं। मुझ बुढ़िया से इतनी मेहनत करवाते हो, बाहर से घर के अंदर तक अपना सामान खुद अंदर लेकर आई हूँ। अरे माँ, आप अचानक यहाँ कैसे आई? मुझे लग ही रहा था कि कोई तो आने वाला है, लेकिन आपने तो मुझे बहुत ही बड़ा गिफ्ट दे दिया यहाँ आकर। वाह माँ वाह। हाय मेरी बच्ची, तू ही है एक जो मुझे याद करती है, वरना दामाद जी क्या और उनकी बेटी, इन दोनों को मुझसे कोई वास्ता ही नहीं है और ना ही याद करते हैं मुझे। नानी प्रणाम। वो क्या है ना नानी, आपको अपनी बेटी से फुर्सत ही नहीं मिलती, वरना हम भी आपको बहुत प्यार करते हैं। बस फर्क ये है कि आपको हम दिखते ही नहीं हैं। कैसी बात कर रही है रेशमा अपनी नानी से? मैंने यही सिखाया है तुझे? चल जा, अपने बापू को बुला कर ला। और हाँ, उन्हें कहना आते वक्त कुछ लेते आए खाने के लिए। नानी आई है ना तुम्हारी। अब बता, क्या हुआ? तेरा मुंह इतना क्यों उतरा हुआ है? कोई परेशानी है क्या? या फिर दामाद जी ने तुझे कुछ उल्टा सीधा कह दिया? नहीं माँ, उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी कुछ बातें हैं जो मेरे समझ में नहीं आती। उनके मन में क्या चल रहा है कुछ पता ही नहीं चलता है। क्यों? क्या हो गया दामाद जी का? कहीं किसी और के साथ कोई चक्कर तो नहीं चल रहा ना? माँ, कुछ भी बोलने से पहले एक बार सोच तो लिया करो कि क्या बात है। बात ये है कि आपके दामाद जी को अपने पिताजी के श्राद्ध में पकवान बनवाने हैं, इसलिए वो ऐसे कर रहे हैं। अपने पिता की शादी करवा रहे हैं या श्राद्ध जो पकवान बनाएंगे? मुझे लगता है हमारे दामाद जी पागल हो गए हैं, तभी तो अपने पिता के श्राद्ध का पकवान बनाने जा रहे हैं। रुक, आने दे, मैं समझाती हूँ दामाद जी को। माँ बेटी बातें करते हुए अपने दामाद को बुद्धू बनाने का प्लान बनाते हैं और रेशमा भी अब अपने पिताजी को लेकर घर पहुँचती है। तभी कामिनी अपने दामाद सुरेश को कहती है, दामाद जी, मैं ये क्या सुन रही हूँ? आप अपने पिता के श्राद्ध में पकवान बनाने की सोच रहे हैं? जी सासू जी, मैं अपने पिता का श्राद्ध बड़े ही धूमधाम से करवाना चाहता हूँ और मैं तरह तरह के पकवान बनाकर सभी को खिलाना चाहता हूँ। अरे दामाद जी, आपको इतना सब कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं है। मैं काशी जा रही हूँ, आपके पिताजी का श्राद्ध भी करवा दूंगी। आप मुझे 101 रुपए दे दो, मैं उसी का दान कर दूंगी, बस हो जाएगा। इतना क्या करने की जरूरत है? लेकिन सासू जी, मैं चाहता हूँ मैं पिताजी के श्राद्ध का पकवान सभी गांव वालों को बनाकर खिलाऊं, लेकिन जब आप बोल रही हो कि आप काशी जाकर वहीं सब विधि कर देंगी, तो इससे अच्छा और क्या होगा? ठीक है दामाद जी, फिर आपके पिताजी का श्राद्ध कब है आप मुझे बता दीजिए, उसी दिन सभी विधि विधान से सारे कार्य संपन्न कर दूंगी। ठीक है फिर, अब तो श्राद्ध का हल भी निकल गया है, तो अब आप ज्यादा मत सोचिए, सब ठीक हो जाएगा। ससुर जी की आत्मा को सुकून मिलेगा जब उनका श्राद्ध काशी में होगा। उर्मिला और कामिनी दोनों मिलकर सुरेश को बेवकूफ बनाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और अब सुरेश के पिता धीरेन्द्र का भी श्राद्ध नजदीक आ रहा था। श्राद्ध के दिन जितने नजदीक आ रहे थे, वैसे उर्मिला को अपने ससुर की भयानक सपने आने लगे। ऐसे ही एक दिन उर्मिला डर कर उठ जाती है और खुद से कहती है, नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। ये मेरा बुरा सपना था। मैं ठीक हूँ। मैं मर जाऊंगी, मुझे छोड़ दो। आप जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूंगी। मुझे माफ कर दो मुझे। माँ, क्या हुआ? मैं हूँ आपकी बेटी रेशमा। ऐसे क्यों चीखी आप, जैसे किसी भयानक इंसान को देख लिया हो? ऐसा कुछ नहीं है। तू जाकर सो जा। मैं जरा बाहर से आती हूँ। मुझे भी देखना होगा कि पिताजी का श्राद्ध कब आ रहा है, ताकि मैं जल्दी माँ को बता दूँ कि वो काशी चले जाए। जैसे तैसे रात गुजार कर उर्मिला सुबह होते ही अपनी माँ से बात करती है और
उसे काशी भेज देती है। फिर भी उर्मिला को सपने आने बंद नहीं होते। ऐसे ही एक दिन उर्मिला अपने पति से कहती है, सुनिए जी, मुझे आपसे कुछ कहना है और ये बात बहुत जरूरी है। अगर आपने मेरी बात नहीं सुनी तो शायद कुछ अनर्थ हो जाए। इसलिए मेरी बात सुनिए और उसके बाद जो करना है वो करते रहना। हाँ, बताओ ऐसा क्या हो गया? क्यों इतना घबराई हुई हो? आराम से बात करो। अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं कुछ समझ नहीं पाऊंगा, इसलिए बोल रहा हूँ, आराम से बोलो। आप अपने पिताजी का श्राद्ध करो, वो भी तरह तरह के पकवान बनाकर। आपकी यही इच्छा थी जो मुझे मालूम नहीं थी। अब मेरी तरफ से कोई रुकावट नहीं होगी। लेकिन हुआ क्या है? वैसे भी अगर पिताजी के श्राद्ध के लिए हम पकवान बनवाते भी तो सारी तैयारियां कैसे होंगी? क्योंकि अब 2 दिन बाकी हैं श्राद्ध को, और ये सब कौन करेगा? हम सभी मिलकर करेंगे और मैं मधुमती को बुलवा लूंगी। वैसे भी वो मेरी खास दोस्त के साथ पड़ोसन भी तो है। उर्मिला की बात सुनकर सुरेश कुछ समझ नहीं रहा था। ऐसे ही 2 दिन गुजर गए और अब सुरेश अपने पिता के श्राद्ध का पकवान बनाकर सभी गांव वालों को खिला रहा था। उर्मिला को भी अब अपने ससुर के डरावने सपने आना बंद हो जाते हैं। कुछ दिन बीतते हैं और सभी एक साथ खुश रहने लगते हैं। काव्या अपनी माँ नैना के साथ रहा करती थी। काव्या की माँ नैना ने काव्या को अकेले ही पाल पोस कर बड़ा किया था, क्योंकि नैना का पति यानी काव्या के पापा और उसकी माँ का बहुत समय पहले ही डाइवोर्स हो चुका था। काव्या की नीली आंखें सभी का मन मोह लेने वाली थी, लेकिन उसके शरीर से सब उसे मोटा कहते। जी हाँ, काव्या शरीर से थोड़ी हेल्दी थी, इसलिए सब उसे चिढ़ाने के लिए मोटा कहा करते। ऐसे ही एक दिन काव्या अपने कॉलेज से घर आ रही होती है, तभी उसकी नजर मोमोज पर जाती है। मोमो? बहुत दिन हो गए हैं मोमोज खाए हुए। एक काम करती हूँ, मोमोज खा लेती हूँ, उसके बाद आराम से घर जाऊंगी। काव्या अब मोमोज खाने के लिए मोमोज के स्टॉल पर जाती है और एक प्लेट मोमोज लेकर खाने लगती है। वो खा ही रही होती है कि तभी उसकी सहेली शीला उसे मोमोज खाते हुए देख लेती है। शीला अब काव्या के पास जाती है और उसकी प्लेट से एक मोमोज निकालकर खा लेती है। काव्या, अगर तू ऐसे ही बाहर का छुप छुप कर खाती रहेगी तो पतली कैसे होगी? यार, एक प्लेट मोमोज खाने से कुछ भी नहीं होता। ये तुझे लगता है, पर तू जानती है कि मोमो मैदे से बना होता है और मैदे वाली हर चीज के लिए बेकार है। जितना मैदा खाएगी उतना ही फैट तेरे शरीर में बढ़ता जाएगा, जिसके बाद तू और ज्यादा मोटी हो जाएगी। अरे, तुझे भी साथ मोमोज खाने हैं तो खा ले, पर ऐसे मोमोज के बारे में कुछ बोल मत। भैया, 1 प्लेट और मोमोज लगा देना। काव्या की बात सुनकर शीला काफी जोर से हंसती है, जिसके बाद वो दोनों सहेलियां मोमोज खाकर अपने घर की ओर निकल जाती हैं। घर जाने के बाद काव्या अपने कमरे में जाकर लेट जाती है। तभी वहाँ पर काव्या की माँ नैना अपने हाथों में खाने की प्लेट लिए आती है। काव्या, आज आने में देरी कैसे हो गई? अगर मैंने माँ को बताया कि मैंने बाहर मोमो खाए हैं तो वो मुझ पर काफी भड़केगी, इसलिए मुझे माँ से मोमो वाली बात छुपानी होगी। माँ, वो क्या है ना, मैं शीला के साथ उसके घर चली गई थी, इसलिए आने में देरी हो गई। चल कोई बात नहीं, आज तो तू लंच भी लेकर नहीं गई थी, इसलिए तुझे भूख भी लग रही होगी ना। देख, आज मैंने तेरी मनपसंद खाना बनाया है, छोले और बटर वाली रोटी। मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। आजा, साथ में खाना खाते हैं। क्या? पर मैंने तो खाना खा रखा है। मेरे पेट में तो इतनी भी जगह नहीं कि मैं माँ के साथ 1 रोटी भी खा सकूं। पर माँ ने बहुत प्यार से छोले और बटर वाली रोटी बनाई है। माँ ने भी अब तक खाना नहीं खाया है। काव्या, क्या हो गया? किस सोच में पड़ गई है तू? मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। नहीं माँ, मैं किसी सोच में नहीं पड़ी। मैं तो बस आपको देख रही थी। आपको पता है, आप वर्ल्ड की बेस्ट मॉम है। काव्या अपनी माँ को गले से लगा लेती है और अपनी माँ के साथ खाना खाने लगती है।
वो केवल 1.5 ही रोटी खाकर उठकर हाथ धोने के लिए जाने लगती है, लेकिन उसी समय नैना काव्या का हाथ पकड़ लेती है। कहाँ चली ये आधी रोटी छोड़कर? माँ, मेरा पेट भर गया, अब मेरा मन नहीं है कुछ भी खाने को। क्यों नहीं है? बाहर का कुछ खाया था क्या तूने? माँ, कैसी बात कर रही हो आप? मैं भला बाहर का क्यों खाऊंगी? वैसे मैंने 1.5 रोटी खा ली है। अब अगर मन नहीं है खाने का तो क्या करूं इसमें? पर तू तो कम से कम 2 रोटी खाती थी। माँ, आज मन नहीं है, और वैसे भी अगर मैंने 1.5 रोटी खा ली तो क्या हो गया? काव्या सही से खाना नहीं खाती और हाथ धोकर अपने फोन में लग जाती है। समय गुजरता है और बीतते समय के साथ अब काव्या आए दिन बाहर खाना खाकर आ जाया करती और घर में केवल 1.5 रोटी ही खाती। ये देखकर नैना को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में एक दिन काव्या से कहती है, ये जो तू 1.5 रोटी खा रही है, इससे अच्छा है कि तू रोटी ही मत खा। देख, अगर आज तूने सही से खाना नहीं खाया ना, तो सच बता रही हूँ, मैं तेरे हिस्से का खाना बनाना ही बंद कर दूंगी। माँ, आपको पता है मैं जानबूझकर 1.5 रोटी खाती हूँ। मुझे सब लोग मोटा मोटा कहते हैं, मैं पतला होना चाहती हूँ, बस इसलिए मैंने डाइटिंग को चुना है। बेटा, ये डाइटिंग वाटिंग जो तू कर रही है, ये इसका हल नहीं है। और तू मेरा बच्चा, तू कहाँ मोटी है? माँ, हर माँ को अपना बच्चा पतला ही लगता है। काव्या गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। समय गुजरता है और एक दिन काव्या शीला के साथ कॉलेज की लाइब्रेरी में जा रही थी। तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है। वो लड़का काफी फिट और हैंडसम था। काव्या उस लड़के को देखती ही रह जाती है। अरे अरे, उधर क्या देख रही है? नहीं तो वो, मैं तो कुछ भी नहीं देख रही थी। अब तो अपने बेस्ट फ्रेंड से भी चीजें छुपाने लग गई है। शीला की बात सुनकर काव्या मुस्कुराती है और उसकी मुस्कान से शीला समझ जाती है कि काव्या उस लड़की को पसंद करती है। देख काव्या, मैं तेरी अच्छी दोस्त हूँ, इसीलिए तुझे समझा रही हूँ। वो लड़का सही नहीं है, और अगर वो सही हुआ भी तो वो तुझे कभी नहीं अपनाएगा। तूने खुद को और उसको देखा है ना। पर शीला, मुझ में कमी ही क्या है? कमी तुझ में नहीं बल्कि तेरे शरीर में है। आई होप तू समझ रही होगी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। अगर तुझे उस लड़की को अपना बनाना है तो पहले तू पतली हो। शीला की बात सुनकर अब काव्या ठान लेती है कि वो पतली होकर ही रहेगी। समय गुजरता है और समय के साथ काव्या डाइट के साथ जिम भी जाने लगती है। देखते ही देखते काव्या भी फिट हो जाती है, लेकिन अब उसकी कम खाने की आदत हो जाती है। ऐसे ही एक दिन काव्या अपनी माँ के साथ खाना खा रही होती है और 1.5 रोटी खत्म होने के साथ ही वो खाने से उठ जाया करती। माँ, मेरा हो गया। अरे, अब तो तू पतली भी हो गई है, अब तो सही से खाना खा ले। नहीं माँ, मुझे किसी काम से बाहर जाना है, अभी मैं जल्दी में हूँ। पर तुझे जाना कहाँ है? अब मैं आपको क्या बताऊँ कि आपकी बेटी आज अपने सपने के राजा को प्रपोज करने जा रही है। काव्या नैना की बातों का कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। आज काव्या काफी खुश थी क्योंकि उसने सोच रखा था कि आज वो अपनी पसंद के लड़के को अपने दिल की बात कहकर उसे हमेशा के लिए अपना बना लेगी। काव्या अपने हाथों में गुलाब के फूल को लेकर कॉलेज जाती है। काव्या की नजर उस लड़के को ढूंढ ही रही थी, पर ये क्या, उस लड़के के साथ कोई और ही लड़की थी। उसको एक लड़के के साथ देखकर मानो काव्या के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। काव्या, काव्या, क्या हुआ? दरवाजा खोल। नैना काफी देर तक काव्या का दरवाजा पीटती है और आखिरकार काव्या अपने कमरे का दरवाजा खोल ही देती है। मेरी बच्ची, आखिर तुझे हुआ क्या है? तूने खुद की ऐसी हालत क्यों बनाई है? माँ। काव्या अपनी माँ को रोते हुए सब कुछ बता देती है। ये जानने के बाद कि उसकी बेटी का दिल टूट चुका है, नैना अपनी बेटी को काफी संभालती है और उसे समझाती भी है। मेरी बच्ची, आजकल की दुनिया में प्यार नहीं होता है।
अगर आजकल के प्यार सच्चे होते तो शायद तेरे पिताजी और मेरे बीच कभी तलाक नहीं होते। मैं तुझे बस इतना ही समझाऊंगी कि तू किसी को अपने ऊपर हावी मत होने दे मेरी बच्ची। ये दुनिया बहुत जालिम है। हाँ माँ, आप सही कह रही हैं। शायद मैं ही पागल थी जो उस लड़के के प्यार में पतली हुई। मैं ही पागल थी जो उसके पीछे पागलों की तरह 1.5 रोटियां खाती रही, ये सोचकर कि मैं पतली हो जाऊंगी। लेकिन अब नहीं, अब मैं जो भी करूंगी वो मैं खुद के लिए करूंगी। नैना जो अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करती है वो काव्या समझ जाती है, जिसके बाद अब वो फालतू की चीज पर ध्यान नहीं देती और अपनी कॉलेज की पढ़ाई को पूरा करती है। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो एक बड़ी सी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर लग जाती है और अपने काम पर खूब ध्यान देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।